नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा आखिरी अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 15 नंबर का अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो हमारा पहला सवाल है कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। 5 चीज़ें हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें। उसके बाद है आगे का सवाल, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है। तीसरा देखते हैं, फसल तथा पशुधन के उत्पादन को बढ़ाना किस लिए आवश्यक है? फसल तथा पशुधन के उत्पादन को बढ़ाना किस लिए आवश्यक है? तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे कुछ प्रयास हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। हाँ, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी और यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसीलिए हमें फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। चौथा सवाल है हमारे पास, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास हैं, हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति है हरित क्रांति, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि की है, और श्वेत क्रांति, जिसके द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि की है या बढ़ाया है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पांचवा सवाल है, कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर है, कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। समपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ भी अपनानी पड़ेगी। उदाहरण है उसके कि पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, उसके साथ कृषि इत्यादि। ये 5 सवाल हो गए, बहुत आसान से सवाल थे। आगे चलते हैं। छठा सवाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ये सभी किस में से प्राप्त होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वह अनाज में से प्राप्त होता है। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जबकि प्रोटीन हमें दाल से प्राप्त होता है। दाल यानी चना, मटर, उड़द, मूंग और अरहर, मसूर, ये दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। और वसा जो है, वसा वह हमें तेल वाले बीज जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरण, सरसों की अलसी तथा सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होता है। और विटामिन हमें किस में से प्राप्त होता है? तो सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन, खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा किस में से प्राप्त होते हैं हो गया। पशुधन के चारे के लिए कौन सी घास का उपयोग होता है? पशुधन के चारे के लिए वर्सीम, जई अथवा सूडान घास का पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। 8वां सवाल है,
खरीफ फसल किसे कहते हैं और उसके उदाहरण, रबी फसल किसे कहते हैं उसके उदाहरण। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। और खरीफ फसल जून महीने से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। और कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द। जबकि रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। आगे चलते हैं 10वां सवाल। फसल की किस्मों में सुधार के आवश्यक कारक समझाइए। फसल की किस्मों में सुधार के कारक यहाँ पर है हमारे पास। पहला कारक है उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा कारक है उन्नत किस्में, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। उसके बाद है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक तथा अजैविक परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने के वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। एक और है कारक हमारे पास परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं और कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई प्रक्रिया को सरल भी बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। आगे एक और कारक है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। और एक अंतिम हमारे पास कारक है विज्ञान गुण, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो ये थे हमारे पास फसल की किस्मों में सुधार के आवश्यक कारक। 11 नंबर का सवाल देखते हैं। पौधों में पोषक प्रबंधन समझाइए। पौधों में पोषक प्रबंधन को देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है पौधों में पोषक प्रबंधन। तो जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए उन्हें वहत पोषक कहते हैं। और शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक होता है। ये हो गया पोषक प्रबंधन। आगे उसके बाद हमारे पास टिप्पणी है खाद के बारे में। तो देखते हैं खाद किसे कहते हैं। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में
पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा अकार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग भी करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी और तथा इस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग भी मिलेगा। 13 नंबर का सवाल है, खाद के प्रकार समझाइए। तो देखते हैं खाद के प्रकार। यहाँ पर है खाद के 2 प्रकार हैं हमारे पास। पहला है वर्मी कंपोस्ट तथा कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मल मूत्र यानी गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों का परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे और फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में विगलित करते हैं। क्या करते हैं? विगलित। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं के द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा प्रकार है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं। उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है और ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। ये हो गए 2 प्रकार हो गए खाद के। उसके बाद उर्वरक क्या है और उसके उपयोग से पहले होने वाले लाभ और हानि। उर्वरक के बारे में देखते हैं। 14 नंबर का सवाल। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक हैं। तैयार पादप पोषक उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम तीनों मौजूद होते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। जैसे कि कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे का पूरा विकास नहीं हो पाता, और उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। और उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को भी घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग के द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय तक हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। 15 नंबर का सवाल, आखिरी सवाल देख लेते हैं हम लोग। कार्बनिक खेती के बारे में हम आखिरी सवाल देखेंगे। कार्बनिक खेती यहाँ पर है। कार्बनिक खेती वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा
हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। और कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र ऐसे आवश्यक हैं। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सिंचाई से शुरू करेंगे दोस्तों। तो सिंचाई से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। 16 नंबर का सवाल देखेंगे। 16 नंबर के सवाल में यहाँ से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।